जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं द मैन हु लिव्ड इन अ शेल। इसके कैरेक्टर के बारे में, जो हमारा मेन कैरेक्टर है बेलेकोव, और उसको हम एनालाइज करते हैं कि बेलेकोव के अंदर क्या क्या बातें हैं और क्या उनकी वजूहात हैं। पहली बात तो बच्चे ये है कि द मैन हु लिव्ड इन अ शेल। शेल बेसिकली जो इमेज उसके लिए यूज किए गए हैं, जिसमें इमेज ऑफ शेल है, इमेज ऑफ केव है, इमेज ऑफ केस है, इमेज ऑफ बॉक्स है। ये सारे जो इमेजेस हैं बच्चे, इनको कंकेव कंकेव इमेजेस कहा जाता है। और ये इमेजेस बुनियादी तौर पर सेक्सुअलिटी को शो करते हैं। तो पहली बात तो उसके अंदर ये मौजूद है कि ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्स, बट ही डजंट हैव द प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज टू डू सो। दूसरी बात यह है कि उसकी ईगो बहुत ही ज्यादा है, जिसको जो फ्राइड है वो सुपर ईगो कहता है। और उसकी जो सुपर ईगो है वो उसे इन मामलात में इंडल्ज होने ही नहीं देती। इन मामलात से वो बहुत ही ज्यादा घबराता रहता है, डरता रहता है। डिजायर भी उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन खौफ भी उसके साथ साथ मौजूद है। तो एक तो इसको हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकली ही इज सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और like other needs, sex is also the basic needs of human life, human beings, adult human beings. Definitely people can live without sex for a shorter period of time, but not for the whole life. और जो आपकी mental health होती है, it also needs sexual satisfaction. बाकियों के साथ साथ ये satisfaction भी इंसान के लिए जरूरी है। अब बच्चे, दूसरा जो शेल से मुराद है, शेल से मुराद एक शेल ऑफ आइडियाज है, शेल ऑफ थॉट्स है। He has covered himself in a shell. It means all his ideas are bound, all his ideas are limited. He has limitized himself, he has limited himself into a particular case, into a particular shell, not only in appearance but also in ideas. सिर्फ जाहिरी तौर पर बच्चे ऐसा नहीं है कि वो एक शेल में मौजूद है, लेकिन जब आप उसके ख्यालात देखते हैं तो उसके ख्यालात भी बिल्कुल एक खौल के अंदर है, एक केस के अंदर है, मुकय्यद है, कैद है, महदूद है। चाहे वो जिंदगी का कोई भी एस्पेक्ट है तो वो एक खास आइडियोलॉजी, एक खास सर्कल के अंदर सोचता है। और वो जो सर्कल है वो बड़ा ही पेसिमिस्टिक है, बड़ा ही नेगेटिव है, बड़ा ही महदूद है। उसने उसे महदूद कर दिया है, मनफी कर दिया है। तो बड़ी जो उसके अंदर उसके नाम उसके अंदर लोगों ने उसको रख दिए हैं। एक नाम उसे दे दिया है हर्मिट क्रैब, दूसरा नेम है मग, तीसरा नेम दिया स्पाइडर, और चौथा नाम उसे क्या देता है ये कोवालेंको, स्नेक। आप स्पाइडर को देखें, आप मग को देखें, आप क्रैब को देखें, बुनियादी तौर पर एक खास ही सर्कल के अंदर जीने वाला इंसान है। ऐसे इंसान को राइटर ने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया है। राइटर क्या हमें कहना चाहता है कि लाइफ इन अ शेल इज नो लाइफ। मैन शुड स्ट्रगल टू चेंज और टू इंप्रूव हिज लाइफ। इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मैन शुड फेस हिज फियर्स, मैन शुड फेस हिज सस्पिशंस, मैन शुड फेस हिज डाउट्स and face all these things manfully. मर्दानावार इंसान को अपने मामलात का मुकाबला करना चाहिए, अपने खौफ का सामना करना चाहिए,
अपने शुकुक शुबहात का मुकाबला करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे इंट्रोवर्ट हो जाना चाहिए, तो वो एक ऐसे खौफ में चला जाए कि कभी उससे बाहर ही ना निकल सके। ये जो कैरेक्टर है हमारा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जब सोसाइटी में देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने खौफ का सामना नहीं कर पाते। और मैंने आपको एक दफा बताया था, अगर आपके ज़हन में है, कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। डर एक ह्यूमन फैक्टर है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब आप डर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो वो आपकी शख्सियत को कैद कर देता है, तोड़ देता है। उसी डर का जब आप सामना करते हैं तो आपकी जो ट्रू लाइफ होती है, जो ट्रू सेल्फ होता है, वो बाहर आता है। वो पता चलता है कि आप हैं क्या, आपकी इनर सेल्फ रिवील होती है। तो यहाँ हमारे सामने वो कैरेक्टर है जिसने कभी भी अपने डर का सामना नहीं किया, मुकाबला नहीं किया, उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली, चाहे जिंदगी का कोई भी मामला हो। तो इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप देखें, या क्या क्या वीकनेसेस हैं, हम एनालाइज करते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल इश्यूज, एंड द बिगेस्ट इशू इज हिज सुपर ईगो, जो उसके डिजायर्स को फुलफिल नहीं होने देती। और दूसरा जो सबसे बड़ा बच्चे उसके अंदर इशू है कि ही इज अफ्रेड ऑफ स्कैंडल, ही हैज अ सेंस ऑफ रेप्यूटेशन, स्कैंडल से डरता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, पब्लिक ओपिनियन का बहुत ही बड़ा उसको एक कीड़ा उसके अंदर समा गया है। हालांकि आप देखिए जो उसके सामने कैरेक्टर है कोवलेंको, वो कहता है कि लोगों के इससे मेरे मामलात से क्या है, मैं जानूं और मेरा काम जानूं, मैं साइकिलिंग करूं, मेरी बहन साइकिलिंग करे, मैं एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स पहनूं, मैं जो मर्जी करूं, व्हाट द पीपल हैज टू डू विद इट, हैव टू डू विद इट, लोग क्या कहेंगे। ये वो जुमला है बच्चे जो इंसान की शख्सियत को बर्बाद करके रख देता है। ठीक है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हमें मैनेज करनी होती है, जिनको हमें बर्दाश्त करना होता है, लेकिन आप ये कहें कि हर वक्त हम ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, इट इज समथिंग रियली स्ट्रेंज। तो हम फिर अपने फैसले खुद तो कर ही नहीं सकेंगे, हम तो अपनी पर्सनैलिटी को सामने ला ही नहीं सकेंगे। तो एक बात इसके अंदर ये है। दूसरा बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है, लॉ अबाइडर है, बहुत ही ज्यादा लॉ को फॉलो करता है। कभी उसने छुट्टी नहीं की, मुद्दत गुजर गई, लोगों से मिलता है तो सिर्फ इसलिए मिलता है कि कुलीग से मिलना बड़ा जरूरी होता है। वायलेशन ऑफ लॉ नहीं करता, कहता है जी जो अथॉरिटीज है उनको पता चलेगा तो क्या कहेंगे। अथॉरिटीज ने हमारी जिंदगी को डिफाइन करना है, जो हम पे इम्प्लीकेशंस है प्रोफेशनली वो हमें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन क्या हम हर जगह पे प्रोफेशनल है? नहीं, प्रोफेशनल लाइफ अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है। तो ये एक बात भी राइटर ने बताई है कि भाई पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखना है, पर्सनल लाइफ को आपने जाया नहीं होने देना। प्रोफेशनल सिर्फ कवरिंग नहीं डाल के रख लेनी कि आप एक टीचर हैं तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ खत्म हो गई है, आप एक डॉक्टर हैं तो पर्सनल लाइफ खत्म हो गई है। आप एट द सेम टाइम एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, एक डॉटर है, एक सन है, हो सकता है फादर है, मदर है। यू हैव डिफरेंट रोल्स इन द सोसाइटी टू प्ले। आप फ्रेंड भी तो हैं। तो सिर्फ आप एक टीचर या आप एक प्रोफेशनल नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम भी इसकी लाइफ के साथ है कि ये समझ नहीं सका कि प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल लाइफ। आप उस तरह बिहेव नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ जिस तरह आप टीचर्स के साथ होते हैं। आप उस तरह बिहेव नहीं कर सकते अपनी मदर के साथ जिस तरह आप अपने कुलीग्स के साथ होते हैं। Every relation has its own probabilities, its own likes and dislikes, its own responsibilities. तो ये चीज भी राइटर ने हमें कहीं ना कहीं बताई है। फिर बच्चे, he has no place for novelty, freedom, liberation. In other words, he cannot accept the change. तब्दीली नहीं ला सकता।
और जब आप तब्दीली नहीं ला सकते, जब आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते। एवरीथिंग चेंजेस बट चेंज। हर चीज बदलती है सिवाय तब्दीली के। मतलब चीज एवरी मोमेंट में आपको लानी होती है। मैंने आपको हदीस शरीफ सुनाई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स हलाक हो गया जिसका आज का दिन कल जैसा गुजर गया। इसका मतलब है बिट इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बेहतरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अब इसके यहाँ क्या है? नो चेंज। ना ही अपेयरेंस में, सेम अम्ब्रेला, सेम वेडेड कोट, सेम गैलोशेस, सेम डार्क ग्लासेस, सेम कॉटन in the ears while on the horse carriage. Man is not a machine. Man is a human being. He has its own moods. And definitely you should follow your moods at some times. वो इकबाल ने कहा था, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। यकीनन इंसान को कभी कभी तन्हा भी, लाइफ के मूड्स के साथ भी चलना चाहिए। एंजॉयमेंट भी जिंदगी का हिस्सा है, एंटरटेनमेंट भी है, प्लेजर्स भी है, और इनके बगैर जिंदगी क्या है? बिल्कुल रूखी है, बेरौनक है। और आप देखिए उसकी जिंदगी में कोई कोई चार्म नहीं है, कोई दिलकशी नहीं है, कोई लव का एलिमेंट नहीं है। हालांकि ये इंसान की नेचुरल डिजायर है। टू लव एंड टू बी लव्ड इज द नेचुरल ह्यूमन डिजायर, और सबसे बड़ी डिजायर है। चाहना और चाहा जाना बहुत बड़ी डिजायर है, और अगर आप इसको फुलफिल ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने ऊपर सप्रेशन कर रहे हैं, दबा रहे हैं आप अपने आप को, अपने ख्यालात को, अपने मिजाज को, अपने जज्बात को, तो आप तो अंदर से टूट फूट चुके हैं। तो ये ऐसा कैरेक्टर है। फिर बच्चे राइटर ने हमें बताया कि पैसिमिज्म सिर्फ जिंदगी नहीं है, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। पैसिमिज्म से मुराद है कि सिर्फ नेगेटिव थॉट्स लाइफ में नहीं है, पॉजिटिविटी जिंदगी है, पॉजिटिव एलिमेंट्स जिंदगी है। और अगर आप सिर्फ हर चीज को नेगेटिव चीजों से देखते हैं, नेगेटिव एंगल से देखते हैं, जिस तरह ये कहता है कि कोई इविल इसमें से ना आ जाए, कोई बुराई इसमें से बाहर ना निकल आए, आई होप नो इविल विल कम आउट ऑफ इट। दिस इज समथिंग रियली स्ट्रेंज। आप हर वक्त नेगेटिविटी को सोचते हैं, मनफी सोचते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं सोचते, तो ये बड़ी खतरनाक सी एलिमेंट है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और अगर आप पूरी उम्मीद ही नहीं है तो आपकी जिंदगी तो खत्म हो गई। और आप जिस रिलीजन से बिलीव करते हैं, हर रिलीजन यही कहता है, रिवील्ड रिलीजन, और इस्लाम भी यही कहता है कि मायूसी क्या है? कुफ्र है। खुदकशी क्यों हराम है? क्योंकि आप मायूस हो जाते हैं। तो मायूसी तो जिंदगी है ही नहीं। जिंदगी उम्मीद है, पॉजिटिविटी है। तो इसको क्या है? ये नेगेटिव है। तो राइटर कंडेम करता है कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी बिल्कुल जिंदगी में मौजूद नहीं होनी चाहिए। और डाउट्स आते हैं, जिस तरह पहले कहा, उनको परे उखाड़ फेंकना है आपको। इसी नेगेटिविटी की वजह से उसका स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर नेगेटिव है। बॉयज और गर्ल्स को इकट्ठा बैठना उसे पसंद नहीं है, नॉवेल्टी नहीं कबूल कर सकता। हर बच्चे के बारे में कहता है कि नहीं नहीं इसके बिहेवियर को भी देखिए, ये है, वो इतना शोर ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हर बात में नेगेटिव सोचता है। फिर बच्चे कुछ ऐसा है कि इसके अंदर राइटर ने सिंबलिज्म भी डाला हुआ है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि सिंबॉलिक कनकेव इमेजेस बताए हैं, इसी तरह कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी है कि जो हमारा राइटर है शेखोफ और बेलखोफ जो है, इनमें बहुत सारी बातें एक जैसी है। पहली बात क्या है कि जो एंटन शेखोफ था बच्चे, उसका ग्रैंडफादर एक सर्फ था, एक ज़राई गुलाम था। जब आप गुलाम होते हैं तो आपकी कोई इंडिविजुअल लाइफ नहीं होती। और इसकी भी जो बचपन है, पहले जिंदगी के चंद साल है, 8, 10, 12 साल है, वो इसने सर्फडम में गुजारे हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे हिसाब तक 12 साल है वो इसने सर्फडम में गुजारे हैं, ज़राई गुलामी में गुजारे हैं। जब आप गुलाम होते हैं, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती। आप इसको देखें, जो बेलखोफ है, ये तो सारी जिंदगी शेल में गुजार रहा है।
एंटन चेखोव ने क्योंकि इस तरह गुजारी, सर्फडम में गुजारी, तो ये तो ऑनर के महदूद था कि जो इसका मालिक चाहेगा वो ये करेगा। आप बेलेकोव को देखिए बच्चे, बेलेकोव जो है वो बहुत ही ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है, इसके अंदर भी उसी तरह के मसाइल मौजूद है। अब जो एंटन चेखोव का फादर था बच्चे, वो बहुत ही बड़ा फनेटिक था, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था उसके अंदर, फनेटिक था, स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा सख्ती करता था। आप देखिए जो हमारा बेलेकोव है ये भी एक शेल में है, मेंटल भी शेल है और रिलीजियस भी शेल है। जब आप बच्चों पे बहुत ज्यादा सख्ती कर जाते हैं तो उनका माइंड एक शेल में हो जाता है, क्रिएटिव नहीं होते वो। तो ये भी बिल्कुल क्रिएटिविटी इसके अंदर मौजूद नहीं है बेलेकोव के अंदर। फिर बच्चे ये जो हमारे पास एंटन चेखोव है, हमारा राइटर है, ये लिटरेरी तौर पर लिटरेरी जीनियस था, बॉर्न जीनियस था, ज़हीन था बहुत ही ज्यादा। लेकिन आप देखिए कि उसकी जहानत को इस्तेमाल उस तरह नहीं करने दिया गया बचपन में, वो माजी में जीता है। आप इसको देख लें, जो हमारा बेलेकोव है कैरेक्टर जो है ये भी माजी में जीता है। तो इस तरह जब आप इस स्टोरी को एनालाइज करते हैं बच्चे, तो इसके हिसाब से बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इसके थीम्स क्या क्या। तो राइटर पॉजिटिविटी की बात करता है, जिंदगी को अपने शेल से बाहर देखने की बात करता है, ऑप्टिमिज्म की बात करता है, ब्रेवरी की बात करता है, सस्पिशंस को खत्म करने की बात करता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो मैंने आपसे डिटेल से डिस्कस की है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे